स्टेट कौन, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता था, तीसरा स्टेट, लेकिन उसको संपत्ति पर अधिकार था नहीं था। ठीक, नागरिकों को निजी संपत्ति रखने और उसकी सुरक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे दी गई। परिवार का नियम क्या था, परिवार में पप्पा और पति की सत्ता को मजबूत किया गया, यानी परिवार में, यानी कि अब पुरुष प्रधान समाज वहां बन गया, पिता और पति की सत्ता मजबूत हो गई। नागरिक विवाह और तलाक के भी नियम बनाए गए। ये क्या हो गया, नेपोलियन कोड की विशेषता। ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़े। ये था किस प्रकार के सुधार, ये थे नेपोलियन के कानूनी सुधार। अब आते हैं प्रशासनिक और स्थानीय सुधार में। नेपोलियन ने क्या किया, पूरे देश को केंद्रीकृत व्यवस्था में बदला। नेपोलियन ने देश के शासन को मजबूत करने के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाई, यानी सारा चीज नेपोलियन अपने हाथों में केंद्रित कर दिया। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, केंद्रीकरण की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीफेक्ट्स। ये क्या होता है, हाँ, प्रांतों में डिपार्टमेंट के प्रशासन के लिए केंद्र द्वारा प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति की गई, जो सीधा नेपोलियन के प्रति जवाबदेह होते थे और उस प्रांत में कोई भी गड़बड़ी हो, वह प्रीफेक्ट्स सीधा नेपोलियन को सूचना भेजता था और नेपोलियन वहां होने वाली गड़बड़ियों को तुरंत ठीक कर देता था। ठीक, योग्यता पर आधारित व्यवस्था, फ्रांस की क्रांति के पहले हाँ वंशानुगत व्यवस्था था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, भले वह योग्य हो या नहीं हो। तो नेपोलियन ने इसे समाप्त कर दिया। सरकारी पदों पर और नौकरियों पर नियुक्ति जन्म या वंश के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर तय की गई। यह नेपोलियन के कौन से सुधार थे, प्रशासनिक और स्थानीय सुधार। अब किस सुधार की ओर जाएंगे हम लोग, आर्थिक सुधार में। पूछ देगा, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया, देख के बोलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, 1800 बैंक ऑफ फ्रांस बन गया। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, तो फ्रांस ने उससे पहले अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पैसा लगाया था। राजा रानी भरपूर खर्चा करती थी, अय्याशी, हाँ फिजूल खर्ची। इस कारण से फ्रांस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। उसको संभालने के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नेपोलियन ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा, बैंक ऑफ फ्रांस। कर प्रणाली में सुधार, हाँ पहले कर किसको देना पड़ता था फ्रांस में, केवल और केवल थर्ड स्टेट को। किसको देना होता था, और पहला और दूसरा स्टेट मजा लेता था।
अलग अलग व्यवस्था थी, इकाई अलग अलग थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, हाँ, नाप तौल की दशमलव प्रणाली लागू की और आंतरिक व्यापार शुल्कों को खत्म कर दिया गया। इससे व्यापार में आसानी हो गई, सामान सस्ता हो गया और व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा, तो लोगों का जीवन थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक है। धार्मिक सुधार, ठीक है। क्रांति के समय में क्या हुआ, कैथोलिक चर्च और सरकार के बीच में टेंशन हो गया, तनाव हो गया, क्योंकि चर्च कभी नहीं चाहता था कि फ्रांस की जो सारी राजनीतिक शक्ति है उसके हाथों से छूट जाए। चर्च चाहता था कि फ्रांस की सत्ता का वास्तविक शक्ति चर्च के ही पास रहे, लेकिन नेपोलियन कुछ और चाहता था। नेपोलियन ने पोप पियस 7वां के साथ कॉनकॉर्डेट नामक एक समझौता किया। कौन समझौता किया? कॉनकॉर्डेट। इसमें कैथोलिक धर्म के बहुसंख्यक फ्रांसीसियों के धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन इसे राज्य का एकमात्र धर्म नहीं बनाया गया। पहले कैथोलिक को ही फ्रांस का राजधर्म बनाया गया था, लेकिन नेपोलियन ने इसे राजधर्म नहीं बनाया। ठीक, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि नेपोलियन ने सभी धर्मों के लोगों के लिए कानून की बनाया था। ठीक, इसीलिए उसने कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजधर्म नहीं बनाया। उसके बाद चर्च की जिन संपत्तियों को क्रांति के दौरान जब्त किया गया था वो उसे वापस नहीं किया गया। ठीक, सारी संपत्ति नेपोलियन यानी राज्य के पास रह गई और पादरियों का अब वेतन फिक्स कर दिया गया। जो पादरी मनमाना टैक्स वसूलते थे, अब उनको फ्रांस की सरकार के द्वारा निश्चित वेतन दिया जाना था। ठीक, अब और नेपोलियन का पूरा नाम कौन बोलेगा? नेपोलियन बोनापार्ट। याद है? अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का राजा हो? हेबिजा। सही में? हाँ? अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? पक्का? वाह, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाला बच्चा मजबूत हो रहा है, बोर्ड बीटा पी रहा है। अच्छा बताओ, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन? अरे वाह, रानी का नाम कौन बताए? मेरी एंटियोनेट। यानी अब हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कल तक पत्थर जैसा भारी था, आज थोड़ा सा रुई जैसा आसान हो गया। आगे होगा 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 होगा। चलिए देखते हैं। नेपोलियन जो है, पढ़ा लिखा आदमी था, शायद लगता है। अगर टेम्पू होता वो अभी लाठी मारता, लेकिन पढ़ा लिखा था। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने सुधार किया। क्या सब? चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। पहले जो था, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था चर्च के कब्जे में थी और चर्च पढ़ाता था, क्या जानते हो? पृथ्वी बीच में है और सूर्य चारों बगल चक्कर लगाता है। लोग यही मानते थे, क्योंकि चर्च के खिलाफ किसी के जाने की
सच बात चर्च को मंजूर नहीं था, इसीलिए सच बात जल्दी सबको स्वीकार नहीं होता है। तो शिक्षा को चर्च के नियंत्रण से किसने मुक्त किया? किसने? हाँ, नेपोलियन ने मुक्त किया और राज्य के अधीन कर दिया गया। क्लियर? अब एक टर्म आता है लाइसी, है ना? ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा संचालित विशेष विद्यालय को क्या कहा गया? लाइसी। क्या कहा गया? यानी लाइसी क्या है? माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार जो विद्यालय चला रही थी उसे क्या कहा गया? जहां भविष्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जैसे हमारे यहाँ IAS IPS होता है, और सैन्य नेताओं को तैयार किया जाता था। ठीक है, लाइसी भी समझ गए? इतना चीज है आप लोगों की किताब में नहीं है। डायरेक्ट यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू कर दिया, और उससे पहले 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति है ना? जब तक 9th और 10th को मिलाकर हम नहीं समझेंगे तब तक जर्मनी का एकीकरण कर तो लेगा लेकिन समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। चलिए, मुस्कुराते रहना है, मनीषा की तरह, बख्तियार की तरह चिंतित नहीं रहना है। हाँ, अरे वाह, तब चलो मनीषा का नाम आज से हम हंसाने वाली लड़की हम लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए मनीषा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस बना लेते हैं, उसमें नायाब को पढ़ने भेज देते हैं, वकील साहब पढ़ेंगे वहीं पर। क्या? चलो, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस कहिया बन गया? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय निकाय बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? यूनिवर्सिटी ऑफ। सारा काम किसका है? क्या किसने किया ये सारा काम? अब देखो शॉर्ट कोट में आएगा। नेपोलियन ने कानून में क्या काम किया? एक लाइन वाला। अर्थव्यवस्था में क्या सुधार किया? धर्म में, शिक्षा में सुधार हो गया, शॉर्ट पड़ गया। अब देखो, कहता है नेपोलियन स्वयं अपने सुधारों के बारे में कहा करता था क्या? कह दो थोड़ा सा। मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों में नहीं है। नेपोलियन ने कितने युद्धों में सफलता प्राप्त किया? बल्कि मेरी नागरिक संहिता ही है जो हमेशा जीवित रहेगी। यानी नेपोलियन ने जो अपना कानून बनाया था उसको अपने कानून पर भरोसा था, और नेपोलियन को यह लगता था कि मेरे मरने के बाद भले लोग हमारे 40 युद्धों के लिए हमें याद करें या ना करें, लेकिन हमने जो नागरिकों के लिए कानून बनाया है उस कानून के लिए इतिहास हमें कभी भूल नहीं पाएगा। इसीलिए आज 13 अगस्त 2026 को हम लोग भी नेपोलियन को याद करते हैं, और नेपोलियन के द्वारा कही गई ये बात बिल्कुल सच है ना? वो बोला था ना कि हमारा नागरिक संहिता हमेशा जीवित रहेगी। बोलो, आज तक हम लोग उसी की नागरिक संहिता पढ़ रहे हैं। नेपोलियन सच था, भले मर गया। थैंक यू हीरो। आगे पढ़ते हैं तुम्हें। अब देखो तुम लोग के लिए, अब यहाँ से 10वां शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोग कहाँ थे? 9वां में, यानी 9th क्लास की हिस्ट्री को 10th क्लास में चिपका रहे थे। आप जैसे इसको आगे करेंगे, देखिए आप लोग कहिएगा जी सर। नेपोलियन का पतन होगा तो किसका उदय होगा? मेटरनिक का। मेटरनिक का जैसे उदय होगा तो हम लोग किस क्लास में घुस गए? 10th में। बता, जब तक ऊपर नहीं पढ़ते मेटरनिक आता, समझ में आता?
बनाने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, है ना। चलिए, नेपोलियन के पतन का कारण उसकी सैन्य हार नहीं थी, बल्कि वो कुछ और चाहता था, यानी अति महत्वाकांक्षा और कुछ रणनीतिक भूले थी। गलतियां तो सबसे होती है, तो नेपोलियन से भी हुई। अब पहला इसकी गलती पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। नेपोलियन ने कौन व्यवस्था बनाया? कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी ब्रिटेन की आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए, यानी ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, घेरने के लिए नेपोलियन ने यूरोपीय देशों पर ब्रिटेन के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला भैया ब्रिटेन के साथ जो भी ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, गर्दा झाड़ देंगे हम, नेपोलियन नाम है मेरा। इससे खुद फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों को बहुत नुकसान हुआ। इससे यूरोप में नेपोलियन के खिलाफ असंतोष फैलने लगा, क्योंकि लोगों को व्यापार में घाटा होने लगा। तो घाटा होगा तो कब तक आदमी नेपोलियन नेपोलियन चिल्लाएगा? पेनिनसुलर युद्ध, ये खतरनाक, नेपोलियन का सबसे खतरनाक कारण था। इसी युद्ध में नेपोलियन समाप्त हो। इसे कहते हैं स्पेन का नासूर, यही नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। ठीक है, स्पेन में अपनी कठपुतली सरकार थोपने के कारण नेपोलियन को छापामार युद्ध का सामना करना पड़ा। नेपोलियन ने क्या किया? स्पेन पर आक्रमण करके वहां के राजा को हटा दिया और अपने पसंद के राजा को वहां बैठा दिया। लेकिन स्पेन के लोगों ने क्या किया? छुप छुप के उस पर हमला किया। और जब हम छुप छुप के हमला करते हैं तो उस युद्ध को क्या कहते हैं? छापामार युद्ध। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं उसको गोरिल्ला वार। छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया। स्पेन के इस संघर्ष में फ्रांस की सेना और संपत्ति को काफी बर्बाद किया। फ्रांस कमजोर होने लगा। अब नेपोलियन क्या किया? उसका दिमाग थोड़ा सा गर्म होने लगा। 40 युद्ध जो जीत लिया, ये सोच सकते हो उसका दिमाग कहाँ होगा? यहाँ तो 1-2 मैच जीत लेता है बख्तियार, छोटा मोटा क्रिकेट टूर्नामेंट तो 3 दिन कोचिंग छोड़ देता है। बात समझना रही क्या सर? 3 छोटका छोटका क्रिकेट मैच जीत लिया नायाब और बख्तियार, जिस दिन जीता 3 दिन कोचिंग छोड़ दिया। अब सोचिए, जो नेपोलियन 40 युद्ध जीत लिया उसका दिमाग कैसे खराब होगा कि नहीं होगा? छोड़ दिया, बोला चलो अब रूस पर आक्रमण कर दिए। 1812 में घुस गया रूस पर। रूस द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से रूस बोला भैया तो हर व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे। तुम जो कहता है कि पूरे इस महाद्वीप में रहने वाले सभी देश इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेंगे, अब नहीं मानेंगे। बोला नहीं मानेगा तो हम आ जाएंगे। बोला आ जाओ। बोला आ गए। नेपोलियन घुस गया कहाँ? मॉस्को। 6 लाख सैनिक लेके नेपोलियन आक्रमण किया। लेकिन रूस ने क्या किया? जिधर से नेपोलियन घुसता था बस्ती खाली कर देता था, खेत में आग लगा देता था, नदी में जहर छोड़ देता था। ठीक, और रूस वाला साइबेरिया वाला भूमि काफी ठंडी और सूखी थी। नेपोलियन की सेना फंस गई। 6 लाख सेना लेके घुसा था, लेकिन झुलसी भूमि वही आग लगा दिया था सारी जमीनों में। और भीषण ठंड के कारण ग्रैंड आर्मी, जो नेपोलियन का जो सबसे विशाल सेना था, लगभग तबाह हो गई। 6 लाख सेना लेके नेपोलियन रूस घुसा था। कितना
पढ़ाते पढ़ाते को लग रहा भारत में किसी का दिन खराब होने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल यही हाल हो रहा है भारत में भी। हाँ 2014 में नेपोलियन की तरह भगवान थे, 40 इलेक्शन जीत के खड़े थे। हाँ एक लाठी काठी मार दिया, हालत खराब हो गया। इसीलिए जब भी आप नेता जब भी बने, एक बार हिस्ट्री पढ़ लीजिए एएसजी कैंपस में आके, बढ़िया नेता बनिएगा, सीख लेते हैं ना लोग। हाँ आप देखो मित्र राष्ट्र क्या किया, यही आ जाएगा मित्र राष्ट्र विश्व युद्ध में आएगा। हाँ सुनो, ये लॉ में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ठीक है, ये मिलकर छठा गुट बनाया। 1813 में लिपजिग के युद्ध में नेपोलियन को पराजित करके उसको एल्बा द्वीप पर जेल में बंद कर दिया। किसको? किस द्वीप पर? किस युद्ध के बाद? लिपजिग के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? लिपजिग का युद्ध कब हुआ? उसको एल्बा द्वीप में भेज दिया, लेकिन वो नेपोलियन था। अरे भाई एल्बा द्वीप में शहर मच्छर जो था, इतना बड़ा बड़ा मच्छर, बैठ जाए तो वहां से मांस निकाल लेता था। ठीक वहां जाके नेपोलियन को जंगल में क्या किया? बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन ये लोग भूल गया भैया नेपोलियन था, ठीक है। नेपोलियन वहां से भी भाग के फिर फ्रांस आ गया। ठीक एल्बा से भाग कर नेपोलियन क्या किया? फिर 100 दिन के लिए फिर राजा बन गया। बोला कौन भगाएगा रे हम, नेपोलियन है। फिर राजा बन गया, फिर अपना सैनिक सबको इकट्ठा किया, बोला कि चलो अब अंतिम युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध? अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ना। वाटरलू के युद्ध में यही मिथिला जो छठा गुट बनाया था, संयुक्त सेना उसे अंतिम रूप से पराजित कर दिया। और अब नेपोलियन को पकड़ के बढ़िया से बांध के कि भैया फिर ही भाग के ना आ जाए, ठीक सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में नेपोलियन थोड़ा क्लास शांत हो गया। रे 2 दिन से तुम लोग नेपोलियन से इतना मोहब्बत कर रहा था, बताइए सर इस तरह से पढ़ा है नेपोलियन नेपोलियन नेपोलियन, ऐसे दिमाग में सेट हो गया। अभी जो यहाँ पर ला के आए 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई, इन लोगों को लगता है कि कोई अपना क्लासमेट मर गया। अरे वो नेपोलियन था। हम लोग 2026 में जिंदा हैं, मरा कब ये? यही है पढ़ाई। देखो हम लोग को लग रहा आहा कितना बढ़िया बच्चा था, बेचारा मर गया। यही होता है फीलिंग, है ना। इसका मतलब फील कर रहे हो तो चीज को समझ रहे हो। समझ गया? चलिए अब मैटरनिक का आज शुरू कर दे पक्का। चलिए तब राइट ऑफ भाई देखो अब यहाँ से 10वां का क्लास यहाँ से शुरू होगा। नहीं चलिए नेपोलियन मर गया, अच्छा आदमी था। आज रुक जाओ क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस होने वाला है, शायद 9 बजने वाले हो गया। तो एक और अभी यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ आप लोग बने रहे। ऑफलाइन में जब बच्चे इतने ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, डूब जाते हैं, निकालना पड़ता है, ये निकलो क्लास खत्म हो गया। आप लोग भी सुनते रहिए, वादा करता हूँ मज़ा आएगा और नंबर तो आएगा ही आएगा। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं है, ज्वाइन करिए तब